सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम। मुझे खुद 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जेओआईटी, क्लर्क, पटवारी, अलाइड सर्विसेज, मतलब मैक्सिमम एग्ज़ाम मैंने भी दिए। तो हम फीस क्या करते हैं, अगर हम हायर लेवल की तैयारी करते हैं तो जो नीचे वाले एग्ज़ाम होते हैं उनका थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट होता है, तो उसको लेके मैंने ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बनाया है। तो ये मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटा सा भी क्लाउ जिसे हम कहते हैं वो भी मैंने नहीं रखा है। ठीक है, तो आपको 150% रिलाय रहना इन वीडियो के ऊपर, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपकी जॉब में 110-50 जितने भी आप कह सकते हो उतना % रेलिवेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो लेक्चर नंबर 35 आज है और क्वेश्चन 2701 है। अब 2701 क्वेश्चन है, 3-4 एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में जुड़ी होती है, तो आप देख लो कि आपका कितना, मतलब 4-5 गुना आपके क्वेश्चन ज़्यादा और बढ़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2701, ग्रीष्म ऋतु के कारण क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं? इसका उत्तर है सूर्य के उत्तरी और आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च तक भारत में गर्मी रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु के कारण क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं? इसका उत्तर है सूर्य के उत्तरी और आभासी गति, सूर्य के मतलब उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय जो ताप पट्टी है वो उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च तक भारत में गर्मी रहती है। अगला प्रश्न है ताप पट्टी के स्थानांतरण का पता विभिन्न अक्षांशों पर कब रिकॉर्ड तापमान को देखकर लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है मार्च और अप्रैल के दौरान। तो ताप पट्टी के स्थानांतरण का पता विभिन्न अक्षांशों पर कब रिकॉर्ड किया जाता है या किस तापमान को देख के लगाया जाता है, किस महीने में? तो मार्च और अप्रैल के दौरान। अगला प्रश्न है प्रायद्वीप में किसके प्रभाव के कारण तापमान कम होता है? इसका उत्तर है प्रायद्वीप में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, क्योंकि जो समुद्र की जो विंड्स होती हैं, ठीक है, हवाएं हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, इसी कारण वो समुद्र के जो पास का तापमान है उसे भी ठंडा रखने में हेल्पफुल होती है, इसी कारण। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी भाग में तापमान में कौन वृद्धि करता है? इसका उत्तर है ग्रीष्मकालीन प्रभाव। ग्रीष्मकालीन प्रभाव का मतलब क्या होता है? गर्मी का प्रभाव। तो भारत के उत्तरी भाग में तापमान में कौन वृद्धि करता है? ग्रीष्मकालीन प्रभाव। अगला प्रश्न है लू कब चलती है? इसका उत्तर है यह धूल भरी पवन होती है जो दिन में भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिम एरिया में चलती है। तो लू कब चलती है? यह धूल भरी पवन होती है जो दिन में भारत के उत्तर व उत्तर पश्चिमी एरिया में चलती है। तो याद रखना है, लू भी मैक्सिमम बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, लू कब चलती है? लू जो है एक धूल भरी पवन होती है जो दिन में भारत के उत्तर, कहाँ पे? भारत के नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में चलती है। अगला प्रश्न है उत्तरी भारत में आम्र धूल भरी आंधियाँ चलती है वैशाख महीने होने के कारण से पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं काल वैसाखी। तो उत्तरी भारत में आम्र धूल भरी आंधियाँ चलती है वैशाख महीने होने के कारण इसे पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर है काल वैसाखी। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु के अंत में कहाँ पर पूर्व मानसूनी वर्षा होती है? इसका उत्तर है ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा रेलिवेंट है, मतलब मैंने भी खुद फेस किया है कि ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी की ऋतु में, गर्मी की ऋतु के अंत में कहाँ पर पूर्व मानसूनी वर्षा होती है? पूर्व मानसूनी वर्षा कहाँ होती है गर्मी की ऋतु में? तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कर्नाटक व केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जिसके कारण कौन सी फसल जल्दी पक जाती है? तो इसके कारण आम की फसल पक जाती है। तो कर्नाटक केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है जिसके कारण कौन सी फसल पक जाती है? आम की फसल।
अगला प्रश्न है, फसल जल्दी पक जाने के कारण पूर्व मानसूनी वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है आम्र वर्षा। फसल जल्दी पक जाने के कारण पूर्व मानसूनी, कौन सी पूर्व मानसूनी वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? आम्र वर्षा। अगला टॉपिक है वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। तो वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, क्वेश्चन है वर्षा ऋतु कब भारत में आती है? इसका उत्तर है जून के पहले सप्ताह में। वर्षा ऋतु कब भारत में आती है? जून के पहले सप्ताह में वर्षा ऋतु भारत में आती है। तो पहले की जगह दूसरे भी लिख सकता है एग्जामिनर, ठीक है, ध्यान देना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, इसी से हमारा एग्जाम नहीं निकलता, ठीक है, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है। वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है मानसून के नाम से। तो वर्षा ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? मानसून के नाम से। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु से संबंधित अनेक तत्वों के बारे में बताएं। इसका उत्तर है जून के प्रथम सप्ताह में उत्तरी मैदानों में न्यून दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह पवन गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती है, इसलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक नमी लाती है। तो वर्षा ऋतु से संबंधित अनेक तथ्य क्या क्या है? जून के प्रथम सप्ताह में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था होती है, ठीक है। निम्न दाब का क्षेत्र होता है, उसे भरने के लिए जो है समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलती हैं। तो यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। यह दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय, कौन से उपोष्ण कटिबंधीय, क्योंकि भारत का जो आधा हिस्सा जो है उष्ण कटिबंधीय और आधा हिस्सा ऊपर वाला उपोष्ण कटिबंधीय में आता है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह पवन गर्म महासागर के ऊपर से गुजरती है, इसीलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक नमी लाती है, ह्यूमिडिटी लाती है। और वर्षा ऋतु कौन सी पवनों को आकर्षित करती है? इसका उत्तर है यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। तो वर्षा ऋतु कौन सी पवनों को आकर्षित करती है? यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न है कौन कौन से क्षेत्र भारत में वृष्टि छाया में आते हैं? इसका उत्तर है दक्कन का पठार व मध्य प्रदेश का कुछ भाग। तो वृष्टि छाया प्रदेश में भारत के कौन कौन से एरिया आता है? दक्कन का पठार आता है, वो मध्य प्रदेश का सारनी कुछ भाग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, वो सारा दे सकता है, ठीक है, आधा दे सकता है, लेकिन कुछ भाग मध्य प्रदेश का वृष्टि छाया में आता है, दक्कन का पठार व मध्य प्रदेश का कुछ भाग। अगला प्रश्न है वर्षा ऋतु की अधिकतर वर्षा भारत के किस भाग में होती है? इसका उत्तर है इस मौसम की अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्व में होती है, खासी पहाड़ी जिसे हम कहते हैं। तो वर्षा ऋतु की अधिकतर वर्षा भारत के इस भाग में होती है। इसका उत्तर है इस मौसम की अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्व में होती है, खासी में। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है मेघालय का मासिनराम। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मेघालय का मासिनराम, जो सबको पता होगा। मानसून से संबंधित एक अन्य घटना कौन सी है? इसका उत्तर है वर्षा में विराम। इसमें मानसून वर्षा कुछ समय के लिए रुक जाती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल होते हैं। मानसून में आने वाले विराम मानसून गर्त की गति से संबंधित होते हैं। तो मानसून से संबंधित एक अन्य घटना कौन सी है? इसका उत्तर है वर्षा में विराम। इसमें मानसून वर्षा कुछ समय के लिए रुक जाती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल होते हैं। मानसून में आने वाले विराम मानसून गर्त की गति से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है वर्षा का स्थानिक वितरण किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? इसका उत्तर है विभिन्न कारकों से। इसका गर्त व अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो अच्छी बारिश होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अच्छी बारिश कब होती है? तो जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो अच्छी बारिश होती है। सॉरी। अगला प्रश्न है अच्छी बारिश कब होती है? जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तो अच्छी बारिश होती है। अगला प्रश्न है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदान में कौन सी अवस्था रहती है? इसका उत्तर है जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदान में शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इसके कारण मैदानों में बाढ़ आती है। तो जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में कौन सी अवस्था रहती है? जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तो मैदानों में शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्र में विस्तृत वर्षा होती है। इसके कारण मैदानों में बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है मानसूनी वर्षा की मात्रा
वह समय को कौन निर्धारित करता है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय हिमदाब की तीव्रता व आवृत्ति। तो मानसूनी वर्षा की मात्रा व समय को कौन निर्धारित करता है? ठीक है, ये भी बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। तो उष्णकटिबंधीय जो नीमन दाब की तीव्रता वो आवृत्ति इसे प्रभावित करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय नीमन दाब की तीव्रता और आवृत्ति को कौन निर्धारित करता है? मतलब किससे संबंधित है? मानसूनी वर्षा की मात्रा व समय से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय नीमन दाब का क्षेत्र कहाँ बनता है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो क्वेश्चन ये भी जरूरी है कि उष्णकटिबंधीय नीमन दाब का क्षेत्र कहाँ पे बनता है? बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। अगला टॉपिक है मानसून वापसी। प्रश्न है मानसून कब शिथिल बन जाता है? इसका उत्तर है अक्टूबर नवंबर में दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या नीमन दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल पड़ जाता है, मतलब कमजोर पड़ जाता है, वो वापस हटने लगता है। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है मानसून वापसी के प्रभाव क्या होते हैं? इसका उत्तर है कि आसमान साफ, तापमान में वृद्धि मतलब गर्मी होती है, उच्च तापमान व आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहज हो जाता है। तो मानसून वापसी के क्या क्या प्रभाव है ये भी पूछा जा सकता है। आसमान साफ होता है, तापमान में वृद्धि होती है, उच्च तापमान व आर्द्रता जिसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहज हो जाता है। अगला प्रश्न है मानसून वापसी के प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है कवार की उमस। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कवार की उमस किससे संबंधित है? मानसून वापसी के प्रभाव को कवार की उमस भी कहा जाता है, मानसून वापसी को। अगला प्रश्न है सटेलेगमाइट व सटेलेक्टाइट गुफा के लिए कौन जाना जाता है? इसका उत्तर है विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मार्शिनराम। तो स्टेगलेगमाइट और स्टेगलेक्टाइट गुफाएं कहाँ से संबंधित है? मार्शिनराम मेघालय से संबंधित है। गुफाओं के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत में शीत ऋतु की विशेषता क्या है? उत्तर दिन गर्म व रातें ठंडी। भारत में शीत ऋतु में क्या होता है? दिन गर्म होती है और रातें ठंडी होती हैं। तो याद रखना है कि शीत ऋतु में क्या होता है? दिन में गर्मी होती है शीत ऋतु में, और रातें ठंडी होती हैं। अगला बाद में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका उत्तर कोरियोलिस बल के कारण। तो क्या प्रश्न है भारत में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन किसके कारण होता है? कोरियोलिस बल के कारण। बताइए होगा कि कोरियोलिस बल के कारण हवा की जो डायरेक्शन है वह मुड़ जाती है दूसरी साइड। अगर उसने भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने होती है, इसका क्या कारण है? इसका उत्तर है सूर्य व पृथ्वी की गति के कारण। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीने होती है, इसका कारण क्या है? सूर्य व पृथ्वी की गति के कारण। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में शीत वर्षा किस मानसून से होती है? तो लौटते मानसून से। तमिलनाडु से शीत वर्षा कब होती है? लौटते मानसून से। क्यों होती है? क्योंकि जब नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से मानसून वापस जाता है, ठीक है, तो वो बंगाल की खाड़ी से ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता लेता है, तो इसके कारण वो जो है फिर तमिलनाडु में जाके बारिश करता है। तो तमिलनाडु में शीत वर्षा किस मानसून से होती है? लौटते मानसून से। अगला है लेसन नंबर 5, प्राकृतिक वनस्पति व अन्य प्राणी। प्रश्न है विश्व में कितने जैव विविधता वाले देश हैं? तो 12 जैव विविधता वाले देश हैं, भारत भी उनमें से एक है। अगला प्रश्न है भारत में विश्व के फूलों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? इसका उत्तर 6%। तो भारत में विश्व के फूलों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 6%। अगला प्रश्न है भारत में बिना फूलों के पौधे कौन से हैं? इसका उत्तर है फर्न, शैवाल, कवक। भारत में बिना फूलों के पौधे कौन से हैं? तो वे है फर्न, शैवाल और कवक। भारत में बिना फूलों के पौधे फर्न, शैवाल और कवक। और प्रश्न है अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? इसका उत्तर है प्राकृतिक वनस्पति को। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहते हैं। अगला प्रश्न है वनस्पति जगत शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से। तो वनस्पति जगत शब्द का अर्थ क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। अगला प्रश्न प्राणी जगत किसके बारे में बताता है? इसका उत्तर है प्राणियों के बारे में बताता है। तो प्राणी जगत किसके बारे में बताता है? प्राणियों के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है वनस्पति व वन्य प्राणियों में विविधता के कारण कौन से हैं? इसका उत्तर है धरातल, जलवायु, सूर्य का प्रकाश व वर्षण। वनस्पति व वन्य प्राणियों में विविधता किसके कारण होती है? एक तो धरातल के कारण, दूसरे जलवायु के कारण, दूसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा जो है वर्षण। तो धरातल में शामिल तत्व कौन कौन से? धरातल में होता है भूभाग और मृदा।
अगला प्रश्न है, जलवायु में शामिल तत्व कौन कौन से हैं? जलवायु में हम तापमान को लेते हैं। वनस्पति की विविधता व विशेषता तापमान व वायु की नमी पर निर्भर करती है। तो तापमान में शामिल है तापमान, वनस्पति की विविधता व विशेषता तापमान व वायु की नमी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, हिमालय की ढलान व प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ किसे प्रभावित करती हैं? इसका उत्तर है 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति पनपने व बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण तथा अल्पाइन में परिवर्तित करती है। तो हिमालय की ढलान व प्रायद्वीपीय पहाड़ियाँ किसे प्रभावित करती है? इसका उत्तर 915 मीटर की ऊंचाई। कौन सी? 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति पनपने व बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय फिर शीतोष्ण उसके बाद अल्पाइन में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश कैसे प्रभावित करता है? इसका उत्तर है सूर्य प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो सूर्य के प्रकाश कैसे प्रभावित करता है? तो सूर्य प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई, ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वर्षण। भारत में वर्षा किससे होती है? इसका उत्तर है आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से भारत में वर्षा होती है। तो भारत में वर्षा कब होती है? एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से और दूसरा हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला प्रश्न है, वन कौन सा संसाधन है? इसका उत्तर है वन नवीकरण योग्य संसाधन है। वन कौन सा है? नवीकरण योग्य संसाधन। वन किसे नियंत्रित करते हैं? इसका उत्तर है स्थानीय जलवायु को, मृदा अपरदन को व नदियों की धारा व पवन तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो वन किसे नियंत्रित करते हैं? स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन व नदियों की धारा व पवन तापमान को नियंत्रित करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल कहाँ है? इसका उत्तर है मिजोरम। भारत में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल कहाँ पे है? मिजोरम में। भारत में वन किस केंद्र शासित राज्य में सबसे अधिक है? इसका उत्तर है लक्षद्वीप, इससे कम दमन व दीव। भारत में वन किस केंद्र शासित मतलब यूटीज में सबसे ज़्यादा वन है? तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में, फिर दमन एंड दीव में। और भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 21.5। तो भारत के पूरे एरिया में वनों का क्षेत्रफल कितना है? 21.5। वनस्पति के प्रकार कौन से हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो वनस्पति के प्रकार कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है 2749, मैंग्रोव वन की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षण वन भी इसे कहते हैं। पवन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले वनों, पवन जो है पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले वनों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु तक सीमित होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन की विशेषताएं क्या हैं? इसका उत्तर है 200 सेंटीमीटर से अधिक इनकी ऊंचाई होती है। कई बार जो है इनकी ऊंचाई भी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है, मैंने खुद फेस किया। तो मैंग्रोव वन की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है कि वहाँ पर दे सकता है 500 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं या 100 सेंटीमीटर। तो याद रखना है कि मैंग्रोव वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ पे। थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होती है। थोड़े समय के लिए कौन सी शुष्क ऋतु होती है। वृक्ष 60 मीटर से ऊंचे होते हैं। क्षेत्र वर्ष भर आर्द्र व गर्म रहते हैं। वृक्ष में पतझड़ का कोई निश्चित समय नहीं है। वन साल भर हरे भरे रहते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर कोई नीडी बंदा है, ठीक है, जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहता है लेकिन उसके पास रिसोर्सेज नहीं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो ये वीडियोस। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय आपकी ज़िंदगी बड़ी सक्सेस हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।